नमस्कार। सच बेधड़क के सबसे बड़े शो विजन विद विनायक में मैं विनायक शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस शो के हमारे जो पहले गेस्ट हैं वो एक ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में आपको मैं बता दूं, एक कुछ लाइनों से बताऊंगा कि वो सोच ही तो थी और वो सोच ही तो है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक लड़का जो न्यूज़पेपर फेंक कर अपनी जिंदगी चलाता है, एक दिन उसी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे उसका फोटो आएगा और वो हमारे देश का ऑनरेबल प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहलाएगा। दोस्तों, वो सोच ही तो थी और वो सोच ही तो है। किसी ने सोचा नहीं था कि एक महिला कैसे इस देश के अंदर राज कर सकती है, लेकिन इंदिरा गांधी ने वो करके दिखाया। दोस्तों, वो सोच ही तो थी और वो सोच ही तो है। किसी ने सोचा नहीं था कि एक लड़का सोचता है कि कैसे एक लकड़ी के टुकड़े से करोड़पति बना जा सकता है, कैसे करोड़ों दिलों की इंस्पिरेशन बना जा सकता है। सचिन तेंदुलकर ने वो हमारे देश में करके दिखाया। दोस्तों, वो सोच ही तो थी और वो सोच ही तो है। किसी ने क्या यह सोचा था कि एक लड़का जो उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव से आता है और एक दिन मुंबई बॉलीवुड के अंदर भगवान बन जाता है कि अपरिचित गॉड है। तो नवाज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज सच बेधड़क के स्टूडियो में विजन विद विनायक में। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही कमाल का इंट्रोडक्शन है ये। थैंक यू सो मच। इसके आप काबिल हैं। और नवाज भाई अपन ही गॉड है, लगता है भगवान जैसी फीलिंग आती है कि एक संघर्ष के बाद इस मुकाम पे आते हैं, तो क्या फीलिंग आती है खुदा जैसी? नहीं, अभी तक तो नहीं आई फीलिंग, शायद आगे आए। यही रहता है हमेशा कि आप जैसे जैसे काम करते चले जाते हैं, तो क्योंकि ये फील्ड एक्टिंग का ऐसा है कि और डेप्थ नज़र आने लगती है, तो आप बहुत छोटे होने लगते हैं जी। जैसे जैसे आप घुसते हैं। जैसे समंदर में घुसते हैं तो ऐसा लगता है कि यार बहुत डीप है, उससे भी आगे जाते हैं तो और दुनिया दिखाई देती है। ऐसे एक्टिंग है जी। तो अभी तक तो नहीं आई ऐसी फीलिंग। आगे कभी उम्मीद है देखते कि आ हैं, जाए। बाद में आए। देखो नवाज भाई, जब आपका जीवन देखते हैं तो जो करोड़ों युवा हैं वो किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, अधिकतर चुनौतियां इतनी दिखती है कि यार क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब से आपकी सक्सेस स्टोरी आई है तब से लोगों को लगता है कि हाँ, इंतजार भले है लेकिन कामयाबी जरूर मिलती है। तो आपके जो संघर्ष के दिन थे उस समय ये एहसास था कि कामयाबी मिल जाएगी, या फिर उस कामयाबी के बारे में बिना सोचे सिर्फ संघर्ष जारी था? मैं सच बताऊं, अभी तक भी ये नहीं पता चला मुझे कि कामयाबी होती क्या है जी। अगर ये चीज़ कामयाबी, इसका मतलब ये कि मैं अपनी लिमिटेशंस को कम कर रहा हूँ जी। आगे अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सी मंजिलें हैं जिनको अभी, बहुत सारे पड़ाव हैं जिनको आई थिंक डेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए। ये एक यात्रा है आपकी भी और मेरी भी, जिस पे हमें चलते चले जाना है जी। अगर इसी को मंजिल मान लिया तो हम लिमिटेड कर रहे हैं अपने आप को। कहते हैं ना, स्काई इज अनलिमिटेड, की पॉसिबिलिटीज़ जो हैं उनकी कोई था नहीं होती। और हो सकता है आने वाले वक्त में मैं कोशिश यही रहेगी कि मैं जिस तरीके से मेरे दिमाग में कैरेक्टर आते हैं करने के लिए उस तरीके से करता रहूं। वो ज़्यादा बड़ी सक्सेस है कि मैंने जो सोचा है और उसका 5% में ये एग्जीक्यूट कर लूं, उससे बड़ी बात नहीं होती कुछ। नवीस भाई, पूरी जिंदगी इसी सोच में निकल जाती कि करना क्या है। हाँ। अधिकतर युवा ये सोचते हैं कि मैं करूं क्या, मेरे में क्या खूबी है। ये कब समझ में आया कि मैं एक्टिंग के लिए बना हूं और मैं एक्टिंग ही बेहतर कर सकता हूं? ये जब मैंने अपने सारे जॉब छोड़ दिए थे तब समझ में आया। क्या क्या जॉब थे वो? मैं एक्चुअली बड़ौदा में था, चीफ केमिस्ट था मैं उसमें, पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में जी। तो मुझे सबसे पहले किसी ने प्ले दिखाया जी। और जब मैंने ऑडियंस और एक्टर के बीच की जो केमिस्ट्री थी जब वो देखी मैंने, जी। तो मुझे लगा कि केमिस्ट इससे बड़ा खूबसूरत चीज़ कोई हो नहीं सकती कि जब एक्टर रोता है तो ऑडियंस रोती है, जब एक्टर हंसता है तो ऑडियंस हंसती है, जी। तो उसके साथ चलती है ऑडियंस। जी। इसमें किसी का सपोर्ट नहीं, सिस्टम नहीं होता। जी। आप हो और ऑडियंस हो। जी। इसमें फ्रॉड भी नहीं हो सकता। जी। इसमें रिकमेंडेशन भी नहीं हो सकती। जी। आप प्योरली आप हो और ऑडियंस है। तो मैंने ये, इससे सच्चा प्रोफेशन नहीं कोई हो सकता। तो मैंने सब कुछ छोड़ के मैं इसमें थिएटर फील्ड में आ गया। जी। आपने संघर्ष बहुत किया। हम कहते हैं चौकीदार की भी नौकरी की और भी छोटी छोटी नौकरियां की, खाने के लिए कोई ऐसे काम की, एक वक्त का खाना मुंबई में रहे तो वो एडजस्ट हो जाए। तो उस समय डिमोटिवेशन नहीं आया कि यार इतनी नौकरियां छोड़ के मैं अपने शौक के पीछे लगा हूँ? आदमी डर जाता है, घबरा जाता है। नवाज भाई, कैसे रुके रहे? लोगों उसको लगता है जिसने पहले बहुत अच्छी दुनिया देखी हो। जी। हमारा तो लाइफ ही यही था। अच्छा, तो आपको लगा ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल है। हाँ, इससे नीचे तो कहाँ जाएंगे? इससे तो कहाँ जाएंगे? आपको क्या लगता है कि भगवान किस्मत से नवाजता है या मेहनत करनी पड़ती है, या भाग्य कहीं ना कहीं रोल होता है? कई लोग कहते हैं कि हम मेहनत करते हैं लेकिन किस्मत में नहीं था।
इसको आप कितना मानते हैं? आई थिंक मैं सच बताऊं, इसमें बहुत सारे लोग मेरी बात से इत्तेफाक भी नहीं रखेंगे। जी मैंने कभी अपनी लाइफ में ना किस्मत के भरोसे रहा ही नहीं। मैं जी जो खुद किया, खुद से क्रिएट किया। कभी कभी ना अपने आप को भी अपनी मेहनत का कि यार तू बहुत मेहनती है, थैंक यू वेरी मच, अपने आप को भी थैंक्स बोल लेना चाहिए जी उसको। भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। जी मेरे साथ कोई चमत्कार नहीं हुआ, फ्रैंकली स्पीकिंग। जी मैंने जो किया वो अपनी मेहनत से किया। और थैंक यू, मतलब जिन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया उन लोगों का मैं थैंक जिसमें मेरे टीचर्स भी थे, जिसमें मेरे दोस्त भी थे, और जिसमें हमारे गांव के जो छोटे मोटे जॉब करने वाले लोग भी थे। जी मेरे गणित के टीचर भी थे, बहुत सारे लोग थे जी कि जिन्होंने इंस्पायर किया। जी। अक्सर हम कहते हैं कि वो व्यक्ति अच्छा है, भला है, लेकिन काम के अंदर वो कहीं ना कहीं सूट नहीं हो पाता। और कोई व्यक्ति काम बहुत अच्छा करता है, लेकिन कहते हैं कि व्यक्ति अच्छा नहीं है। तो जिंदगी में इस बात का कितना इंपॉर्टेंस है कि अच्छे इंसान होने का महत्व ज्यादा होता है, या अच्छे आप एक्सपर्ट हो, काम के जानकार हो, एक्टिंग ज्यादा अच्छी करते हो, इसका महत्व होता है? देखिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बोली कि अक्सर क्या होता है कि एक्टिंग फील्ड में ये होता है कि यार ये इंसान बहुत अच्छा है, एक्टिंग तो हम करवा लेंगे। जी यार इंसान अच्छा है, उसको दावत पे बुलाओ, जी घर पे बैठाओ, जी है ना, शादी वादी करो, जी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाओ, जी रिलेशनशिप में रहो, वो ज़्यादा अच्छा आई थिंक। जी काम उसको दो जो काम जानता है। जी अगर मैं कहूँ आपसे कि भाई ये सर्जन जो है, इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन सर्जरी में कभी इधर उधर आप उससे सर्जरी करवा लेंगे? नहीं, कभी नहीं करना है। या पायलट है जी कि इस जहाज में बैठना है मुझे, जी लेकिन ये पायलट जो है ना, लैंडिंग और टेक ऑफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आप बैठ जाएंगे? नहीं नहीं, कभी तो काम उसी को दो जो काम जानता है। जी बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि यार ये एक्टर थोड़ा वीक है, जी लेकिन इंसान बहुत अच्छा है, जी तो उससे क्या मीडियोकर्स की जमात बढ़ती जा रही है। जी। मेरा मानना है कि उसको काम उसको तो जो जानता, जो एक्सपर्ट हो, जो एक्सपर्ट हो, ये मायने नहीं रखता वो व्यक्ति कैसा। वो व्यक्ति देखो, एक तो ये है कि जो इंसान अच्छा है वो एक्टर भी अच्छा होगा, जी ये तो फैक्ट है। बहुत सारे बोलते हैं कि यार ये इंसान ना खराब है लेकिन एक्टर बहुत अच्छा है। जी मैं कहता हूँ थोड़ा डिटेल में अगर जाओ उसके पास, उसको देखो, ऑब्जर्व करो, तो पता चलेगा कि वो इंसान बहुत ही अच्छा है, इसलिए अच्छी एक्टिंग करता है, क्योंकि सारा तो यहीं से आता है ना। आपको क्या लगता है बॉलीवुड में इस काम की कद्र है, किस काम या की? फिर एक्टिंग की, कि आप अच्छी एक्टिंग करोगे, जैसा आपको समय लग गया वहां पर पहुंचने में, लेकिन अगर वहीं मैं कहूं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी कोई बड़े अभिनेता का बेटा होता तो शायद पहले चांस मिल जाता, इस चीज को आप कितना मानते हैं? आई थिंक अगर पहले चांस मिल जाता तो मैं इस तरह का एक्टर ना हो पाता। अच्छा, तो वो जो समय मिला उसमें खुद को निखारा है, हाँ, ये इसको भी आप पॉजिटिविटी से अपनी लाइफ के अंदर जोड़ते हैं। तो उन युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उन युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं जो जाते हैं लेकिन वो इस चीज से जल्दी बाहर आ जाते हैं कि यार वहां तो नेपोटिज्म है, हम बॉलीवुड के अंदर नहीं जाना चाहते? देखो, अगर नेपोटिज्म होता तो हमारे जैसे एक्टर ना होते। जी, तो वो सुनी सुनाई बातें हैं। हाँ है, होगा, बट हम भी सर्वाइव कर रहे हैं, वो भी सर्वाइव कर रहे हैं। आप अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई कुछ सपोर्ट कर रहा है जी तो उसमें क्वेश्चन नहीं उठा सकते। हाँ, ये ज़रूर क्वेश्चन उठा सकते हैं कि यार उसके प्रॉब्लम ये है हमारी इंडस्ट्री में, इसमें क्वालिफिकेशन या डिग्री नहीं होती, जी कोई भी बन सकता है, जी या मेरिट सिस्टम नहीं है। जी अगर मेरिट सिस्टम होता, जी अब जैसे डॉक्टर्स बनते हैं तो उसमें आपको एग्ज़ाम पास करने पड़ते हैं, इसमें जी। कोई ऐसा है नहीं। जी तो वो थोड़ा सा कभी कभी उस चीज़ का वो होता है, मलाल होता है मुझे, क्योंकि इसमें कोई मेरिट सिस्टम है ही नहीं। जी। कोविड के बाद नवाज भाई ओटीटी का ज़माना बड़ा आ गया है। आप देखिए कि ओटीटी पे नए नए कलाकारों को मौका मिल रहा है, इससे नए नए कलाकार उभर के आए हैं और जनता के द्वारा पसंद किए जा रहे हैं। तो इस अवसर को आप किस रूप में देखते हैं कि ये आने से काफ़ी फायदा हुआ है? क्योंकि बॉलीवुड में शायद अगर फिल्म लेनी होती तो इन कलाकारों को बहुत समय लग जाता, लेकिन ओटीटी के माध्यम से जनता का इन्हें प्यार भी मिला और काफ़ी जल्दी जो लोकप्रियता मिलनी चाहिए थी वह भी मिली। इस चीज़ को आप किस रूप से देखते हैं? सही बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी, कि जो एक्टर्स बिल्कुल जिन्होंने फिल्मों में जिनको बिल्कुल ही दरवाजे बंद हो गए तो थे एक तरह से, जी उनको ओटीटी ने संभाला, स्पेशली नेटफ्लिक्स, ये वो, और अमेज़ोन, और जो ओटीटी चैनल्स हैं उन्होंने संभाला है। जी। अगर देखा जाए कि मैंने एक फिल्म की थी सीरियस मैन, जी वो नेटफ्लिक्स की फिल्म थी, और वो उसमें मेरी परफॉर्मेंस जो है नॉमिनेट हुई थी एमी के लिए।
जी। तो आई थिंक प्लेटफॉर्म तो बहुत ही बड़े हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। नवाज भाई, आजकल, पहले कभी नहीं होता था लेकिन आजकल ज्यादा देखने को मिला है जब से सोशल मीडिया आ गया कि बॉयकट ऑफ बॉलीवुड, बॉयकट ऑफ फिल्म्स, ये बहुत ज्यादा चल जाता है। ये कोई विचारधारा की कभी कोई बात होती है, कोई राजनीतिक बात होती है, तो डायरेक्ट आजकल ये चीज आता है कि इस फिल्म का बॉयकट कर दो। इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये कहां तक सही है? भाई कलाकार की तो मेहनत होती है उसमें, बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, तो फिल्मों का बॉयकट करना ये कहां तक सही है? क्या इससे समाज में सच में कोई असर आता है? देखिए, बॉयकॉट का जो है, मुझे ये सिस्टम जो है कहाँ से निकला, ये कि बिना कुछ सोचे समझे, ये ऐसा लगता है कि बिना सोचे समझे बोला जा रहा है। जी। एक इंडस्ट्री को आप बर्बाद करना चाह रहे हैं। जी। बाइकआउट का तो मतलब हर फिल्म के लिए बाइकआउट अगर होगा तो एक इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। जी। वैसे ही सिनेमा में लोग कमा रहे हैं। जी। और ये जस्ट बिकॉज इसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया है, OTT प्लेटफॉर्म है, या टिकट का महंगा होना, ये सारी चीज़ें हो सकती है इसका रीज़न। जी। और उसके ऊपर अगर हम ये सारी चीज़ें कर दें तो एक इंडस्ट्री कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। जी। सिनेमा जी। एक इतनी खूबसूरत चीज़ है। मैं सिनेमा से इंस्पायर हुआ। जी। मैं जब, मेरी लाइफ बदल दी सिनेमा ने। जी। मैंने एक डॉक्टर की मौत देखी, उसमें एक डायलॉग था, उस डायलॉग की वजह से मेरे दिमाग में सारी क्रिएटिविटी की चीज़ें आने लगी। जी। तो सिनेमा इतना स्ट्रॉन्ग मीडियम है। जी। और आप ये देखेंगे यूरोप में, अमेरिका या जितनी भी डेवलप कंट्री हैं, उसमें सिनेमा को बहुत तरजीह दी जाती है। जी। बहुत इंपॉर्टेंस होती है सिनेमा की वहाँ पे। जी। अगर आप इसको बाइकआउट करके या ऐसे हेट्रेड फैला के ख़त्म कर देंगे तो वो तो ख़त्म हो जाएगा। जी। लेकिन मेरे को कभी कभी लगता है कि जहाँ पे आर्ट नहीं है, जी। कोई भी जगह हो, जी, वहाँ थोड़ा वहाँ क्रिएटिव चीज़ें होना फिर मुश्किल हो जाएंगी। ये जी, बड़ा मजा आ रहा है नवाज भाई आपसे बात करते, लेकिन इस बीच एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे। आप देखते रहिए विजन विद विनायक, क्योंकि बहुत यहाँ जबरदस्त बातें, जबरदस्त अनुभव हमारे साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी शेयर कर रहे हैं। इस ब्रेक के बाद हम मिलेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका विजन विद विनायक में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो अपने जीवन के बहुत जबरदस्त अनुभव हमारे साथ शेयर करें। नवाज भाई, जो अलग अलग रोल आप फिल्मों में करते हैं वो किससे इंस्पायर होते हैं? जैसे स्पेशली गैंग्स ऑफ वासेपुर की अगर मैं बात करूं तो वो रोल किन से इंस्पायर होते हैं? स्पेशली गैंग्स ऑफ वासेपुर जब मुझे मिली तो मेरे दिमाग में गॉडफादर में अल पचिनो और ब्रांडो, इस तरह के कैरेक्टर्स, क्योंकि देखी हुई थी मैंने फिल्म, तो वो आया जी। फिर मैंने उसी तरीके से परफॉर्म किया और मुझे अनुराग ने रोका जी कि ये ऐसे मत करो, अपना खुद का कुछ सोचो जी। तो फिर मैं सीधा अपने गांव चला गया और गांव में इस तरह के जो एटीट्यूड के जो 2-4 बंदे थे उनको रिकॉल किया मैंने जी, और फिर उसी तरीके से मैंने करना शुरू किया, तो उससे इंस्पायर हुआ था। आपके डायलॉग्स बड़े फेमस होते हैं, चाहे कोई भी फिल्म के आपके डायलॉग हो, चाहे गैंग्स ऑफ वासेपुर हो, चाहे दशरथ मांझी वाली फिल्म हो, आपका सबसे फेवरेट डायलॉग कौन सा है? मेरे डायलॉग्स जो मंटो में जो डायलॉग्स थे वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते थे। एक डायलॉग नवाज भाई, वो तो स्पीच है, वो डायलॉग उसमें इतने स्ट्रॉन्ग डायलॉग नहीं है, बट स्पीच बहुत स्ट्रॉन्ग है। फैजल वाला डायलॉग तो जरूर सब सुनना चाहिए। मैं एक बाबू मोशाय वाली की जिस इस फिल्म के जो डायरेक्टर, उनकी एक फिल्म की थी मैंने जी। आई डोंट नो, ये थोड़ा सा वैसा है डायलॉग, आई डोंट जाएगा कि नहीं जाएगा। अरे नहीं, आप बोलिए नवाज भाई। तो डायलॉग ये था कि पॉपकॉर्न खाए हो कभी जी? जानते हो कैसे बनता है? कैसे बनता? मकई को कढ़ाई में डाल के जब भुजा जाता है तो बहुत आवाज करता है, जानते हो काहे? काहे कि उसकी फटरी होती है। बहुत ही जोरदार। अच्छा, गेम्स ऑफ थ्रोन्स वाला भी आपका वीडियो देखा था कि बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, गेम्स ऑफ थ्रोन्स वाले इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, तो वो कैसा चैलेंज था उस समय? अच्छा, वो जिसमें इंग्लिश बोलता हूँ मैं, जिसमें आप इंग्लिश बोलते? हाँ, वो बहुत पहले किया था हमने। हाँ, अच्छा था वो। हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस था। तो इंग्लिश को लेकर आजकल क्या लगता है कि इंग्लिश? नहीं, मैं जब बाहर जाता हूँ ना, वहाँ इंग्लिश बोलता हूँ मैं। बाहर जाते हो तो आप इंग्लिश? जोगीरा सारा रारा जी,
ये किस प्रकार की फिल्म है, दर्शकों को क्यों थिएटर में जाना चाहिए, क्या रूप नवाजुद्दीन सिद्दीकी का देखने को मिलने वाला है? आई थिंक हंसी आएगी लोगों को, मज़ा आएगा, फन फिल्म है, फैमिली फिल्म है, क्लीन फिल्म जी है ना। और मैंने कॉमेडी थिएटर के दौरान काफ़ी की है, जी तो मेरा हाथ साफ है जी। कॉमेडी में। बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ आप फिल्म करते हैं, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया? मज़ा तो खैर सबके साथ आता है, ऐसे तो नहीं, परेशान तो कोई नहीं करता है ऐसे सबके साथ मज़ा आता है। पर एक हम कहें कि यार इसमें किक थोड़ी ज्यादा मिलती भाई है। के साथ बड़ा मज़ा आता है, सलमान भाई के साथ। सलमान भाई के हाँ, साथ आपको हाँ। ज्यादा मजा आता है। नवाज भाई, ज़्यादा मज़ा की बात नहीं, मज़ा आता है उनके साथ। उनके साथ आपको मजा आता है। तो एक कोई ऐसा किस्सा आपके संघर्ष के दिनों का, मैंने देखा कि बहुत सारे इंटरव्यूज में आपने कहा और कई शोज में भी आप गए, एक ऐसा किस्सा जो अनछुआ हो। मैं चाहता हूं विजन विद विनायक का पहला शो है, एक ऐसा कोई किस्सा नवाजुद्दीन सिद्दीकी का दुनिया सुने, लोग सुने, युवा मोटिवेट हो और कोई एक अलग सा मैसेज जाए। किस्से तो बहुत थे, अचानक से याद नहीं, पता नहीं यार। एक किस्सा था, हाँ, एक बार क्या हुआ कि राजपाल और मैं एक डायरेक्टर के पास गए काम के लिए। हमने सुना था काफ़ी खूंखार डायरेक्टर है वो जी तो, लेकिन हम डरते डरते गए, काम की बहुत ज़रूरत थी हमें। जी तो हम लोग गए, ऐसे ऑफिस में बैठे हुए थे लाइन से, जी और उनका चैम्बर वहाँ पे था। जी तो यहाँ पे हमारे पास में, हमारे दोनों के पास में 2 बंदे और बैठे हुए थे, एक सेट डिज़ाइनर था और एक लाइट। जी तो अंदर से आवाज़ चीखने चिल्लाने की आई। जी जैसे चीखने चिल्लाने की आवाज़, तो हमने पूछा भाई ये क्या हो रहा है? बोले पता नहीं हमें भी क्या हो रहा है। तो बाहर से एक आदमी रोता हुआ आया, कपड़े भी फटे हुए थे उसके, जी तो आके हमारे पास से ऐसे चला गया वो। जी उसके पीछे एक बंदा दूसरा आया, वो असिस्टेंट, वो डायरेक्टर का असिस्टेंट था। हमने पूछा क्या क्या हुआ? जी कह लो ये सेट डिज़ाइनर था, पैसा ज़्यादा मांग रहा था। जी अरे अब जैसे उसने बोले सेट डिज़ाइनर था, पैसे ज़्यादा मांग रहा था, अब उनकी बारी थी, जो एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर और लाइट वाले की जो ना बारी थी, वो जैसे जाने वाले तो भाग गए वो भी जैसे वो भागे हम भी भाग गए। बात ही नहीं किया। नहीं बात ही नहीं की, तो आप चैम्बर में ले जाके सबको पीट रहा था वो अब पैसे की बात, भावताओं की बात करोगे और थोड़ा पैसा ज़्यादा बोल दिया तो वो पिटाई करता था। नवाज भाई, एक इंटरव्यू में आपकी एक और चीज मैंने सुनी थी कि कभी कभी मन करता है कि संत बन जाऊं, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अनुसार संत कौन होता है? जो सारी चीजें छोड़ के, इनसे ऊपर उठ के सिर्फ अपना मैं कौन ध्यान, हाँ, अपने बारे में जाने कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये अपने बारे में जाने, ये है। शोहरत भी मिल रही है, मशहूर भी हो, मैंने सुना है आलीशान घर भी अब बना लिया है कि जो सपना होता है कि मुंबई में होना, खुदा ने पूरी किस्मत से नवाजा है, फिर भी क्यों छोड़ देने का मन करता है? जो दिया ही खुदा ने है। ये मेरा, मैं सच बताऊं, मेरा कभी भी लाइफ में पैसा कमाने वाला मोटो था ही नहीं। घर बनाना, गाड़ियाँ खरीदना, ये सब था नहीं मेरे दिमाग में कभी। और आ गए, फंस गए। अब क्या होता है, हाईवे पे अगर गाड़ी चलाते हैं तो स्पीड में ही चलानी पड़ेगी, नहीं तो पता चला पीछे से आके किसी ने टक्कर मार दी। हम माने कि कभी ऐसी खबर आ सकती है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी सब छोड़कर संत कभी भी आ सकती है, कभी भी ऐसी खबर, कोई मोह कोई प्रेम किसी से नहीं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नवाज भाई, आपके अनुसार मोह और प्रेम में क्या अंतर है? कि जो मोह लगाव जो संसार से लोगों को हो जाता है, बात संत की करी है, तो मैं चाहता हूं कि ये भी विचार लोगों के मन में है, क्योंकि डिप्रेशन आज एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। आप देखिए कि युवाओं में, बॉलीवुड में भी देखा जाता है, चाहे नशा हो चाहे डिप्रेशन हो, इसको लेकर आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, तो वो तो बहुत ही गलत बात है। खैर, हाँ, ये डिप्रेशन वाला जो हमने शहरों में ही आके सुना एक्चुअली, गाँवों में कोई नहीं, गांव में कहाँ जानता है। अगर मैं अपने बाप को बोलूँ कि मैं थोड़ा डिप्रेस फील करूँ तो थप्पड़ लगेगा मुंह पे। बोले जंगल जा, वो सीधा खेत में जा और जो गन्ने लगे उनकी छोल कर अभी जी, उनको काट पीट जी। तो सिकनेस, बाइपोलर और एंग्जाइटी और डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें शहरों में सुनी मैंने आके। जी। गांव का सब, आप आज भी हमारे गांव में जाएंगे, वहाँ पे किसी को कोई डिप्रेशन ही नहीं है। डिप्रेशन क्या होता है पता ही नहीं किसी को। जी, ये बॉलीवुड में भी हमें देखने को मिला। देखिए कितने युवा जो एक्टर आए, स्ट्रगलर आए, उन्होंने भी ऐसा कदम उठा लिया। कायरता है अगर देखा जाए, अगर ये एक जिंदगी लड़ने के लिए है, फाइट करने के लिए है और पॉजिटिव रहने के लिए है हमेशा। जयपुर आए हैं, राजस्थान आए हैं, कैसा लगता है और सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं जयपुर राजस्थान का?
मुझे जयपुर तो खैर मैं बहुत पहले से मैं शायद किसी को यहाँ पता नहीं होगा, खासा कोठी के पास में एक इंस्टीट्यूशन है जी टूर ट्रैवल और का इसका एक इंस्टीट्यूट, वहाँ मैं 12th करके यहाँ पे आया था। जयपुर आए थे लालकोठी हाँ में? वहाँ अच्छा। लाल कोठी में, खासा कोठी में, वो एडमिशन के लिए आया था मैं, जी तो मेरा नहीं हुआ था एडमिशन अच्छा और मैं बहुत रोया था वहाँ उसके बाहर निकल के, खासा कोठी के बाहर खड़ा बहुत होकर। अच्छी याद आपकी एक जयपुर से जुड़ी हुई है। हाँ, और मेला भी भरता था यहाँ शायद पे। सिलेक्शन हो जाता तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हम आज यहाँ बॉलीवुड में नहीं देखते। हाँ, तो ऐसा बहुत हो। बड़ा रोल इसमें जयपुर का भी अपने आप में एग्जैक्टली, हम मान सकते अगर हैं। मेरा सिलेक्शन हो जाता उसमें हाँ। तो शायद मैं फिर एक्टिंग करता ही ना। आपने बाला साहब ठाकरे का रोल किया था और उस पे एक फिल्म की थी जी। आज लोगों का प्यार मिल रहा है। उस समय क्या भावना, क्या फीलिंग, क्या तैयारी की थी कि बाला साहब ठाकरे की हम कहें तो एक अलग ही ऑरा, एक अलग ही इमेज थी, तो उस कैरेक्टर के अंदर आने के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने क्या मेहनत की, किस चीज को जिया? मेहनत तो बहुत की थी, आई थिंक मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत उसी कैरेक्टर के लिए की थी। मैंने खुद ने वो फिल्म कई बार देखी। अच्छा जी। ओ वेरी गुड। लाइक उनकी वॉक, कैसे वॉक करते हैं, क्या थॉट प्रोसेस होता है उनका, जी और जो ये कटाक्ष तरीके से बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि कार्टूनिस्ट थे वो, बहुत बड़े आर्टिस्ट भी थे, जी तो बहुत सारी उनके एक जेस्चर पोस्चर, पाइप कैसे पीते थे वो, और इतना वेट है तो किस चीज़ पे वेट शिफ्ट करके चलते होंगे वो, तो बहुत सारी स्टडी की थी, जी। लैंग्वेज की, ये सब। लोगों का प्यार मिल रहा है हर तरफ, चारों तरफ से, और बहुत जबरदस्त फैन फॉलोइंग आज आपकी है नवाज भाई। एक एक्सेप्टेंस, जो कहते हैं कि एक पतला सा लड़का, जो कहते हैं बॉडी होनी चाहिए, सिक्स पैक होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो सारे भ्रम परसेप्शन आपने बॉलीवुड में तोड़ दिए हैं। कभी राजनीति में आने का मौका मिला तो सरकार आएंगे कभी राजनीति? मेरा बिल्कुल भी कभी शौक जनता ही आवाज लगाए नहीं, कि हमें नहीं, साफ दिल आदमी, अभिनेता ही राजनेता चाहिए? फिर नहीं, मैं कभी नहीं राजनेता में नहीं, ना। अभिनेता रहते हुए ही अभिनेता रहूंगा, या अगर इससे भी चट गया मैं तो मैं मॉन्क बनने चला जाऊंगा कभी, लेकिन राजनीति में आपका राजनीति नमस्कार। नवाज भाई, आखिरी प्रश्न मैं आपसे करूंगा कि कोई भी फिल्म का, अभिनेता का, या इस इंडस्ट्री का देश के योगदान, देश के बढ़ने में या देश की उन्नति में क्या योगदान होता है? किसका? फिल्म इंडस्ट्री का, अभिनेता का, किस तरीके से देश के अंदर, देश की उन्नति के अंदर योगदान दिया जा सकता है? बिल्कुल अच्छी फिल्में बना के योगदान दिया जा सकता है, इंस्पायरिंग फिल्में बना के योगदान। मैं अगर आज इस जगह पे हूँ तो मैं फिल्में देख के ही हुआ हूँ, तो हज़ारों लाखों, क्योंकि सिनेमा बहुत स्ट्रॉन्ग माध्यम है, तो ऐसी फिल्में बनाए जिनसे हमारा यूथ इंस्पायर हो, और होता भी है डेफिनेटली। इससे बड़ा योगदान और क्या हो सकता है देश के लिए? देश हमारे लोगों की वजह से होता है, कोई दीवार या कोई सड़क या कोई रेत दीवार, हिंदुस्तान में अलग अलग तरह के रहने वाले लोग, वो देश होता है, और उनको इंस्पायर किया जाता है, चाहे वो सिनेमा के माध्यम से हो, चाहे आपके काम की वजह से। आपने जो आज इतना बड़ा सब कुछ ये किया, आपसे जाने कितने लोग इंस्पायर होते होंगे। अचीवमेंट है ये। तो यही चीज़ है कि आप देखो, कितनी अच्छी बात है कि आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं, अचीवमेंट करते हैं, लोग खुश होते हैं, उस चीज़ से इंस्पायर होते हैं, काम जबकि आप अपना कर रहे हो, लेकिन चूंकि आपने काम ऐसा किया है तो हाँ, तो इसी से देश बनता है, इसी से देश के लोग जुड़ते हैं, इन्हीं सब चीज़ों से, इंस्पायर होने से। आपकी बात से एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आ गया कि आपके अनुसार, आप जीते हो, बहुत सारे कैरेक्टर्स करते हो, बहुत पढ़ते हो, बहुत तैयारी करते हो, और देश की गतिविधियों को भी करीब से देखते हो, आपके अनुसार एक शब्द जो आज पूरे देश में घूम रहा है, राष्ट्रभक्ति क्या है, देशभक्ति क्या है? राष्ट्रभक्ति हो, देशभक्ति हो, वो लोगों की वजह से है। वही जैसे मैंने पहला जो मैंने जवाब दिया वो यही है, हमारे यहाँ पे रहने वाले लोग, उनसे प्यार करना ही देशभक्ति है। वरना किस चीज़ की? भाई इतने सारे इंसान, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं इस देश में। ये एक महानता है हमारे देश की। अब हम उनसे प्यार करते हैं तो वो राष्ट्रभक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद आज विजन विद विनायक में सच बेधड़क के साथ जुड़ने के लिए। देखिए, ऐसी तमाम बातें जो युवाओं के जीवन में भी काम आती है, आपको जीवन का एक विजन भी देती है कि आप एलिजिबल हैं, अगर आप डिजर्व करते हैं तो आप उस मुकाम पे जरूर पहुंचेंगे। जैसा कि जिंदगी बेधड़क में भी मैं अक्सर कहता हूं कि आप वहीं हैं
जहां आप डिजर्व करते हैं। अगर किसी मुकाम पर आप नहीं पहुंचे तो अभी और मेहनत की जरूरत है। जब आप डिजर्व कर लेंगे तो कोई भी ताकत आपको आपके गोल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप सभी का प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। विजन विद विनायक आपसे और मिलूंगा, आगे आऊंगा और तमाम देश के उन लोगों से आपको मिलवाऊंगा जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।